नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं जो कि है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट्स 2021। तो इससे पहले हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखे थे। आई होप कि आप लोग इससे पहले वाली वीडियो देख लिए होंगे। तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट आई है, तो इसे भी देख लीजिए। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है जो कि ये रिवील कर रही है कि अभी भी पूरे दुनिया में एक न्यूट्रिशन क्राइसिस चलते ही आ रहा है। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट की बात करूँ तो ये मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, जिसमें कि स्टेक होल्डर ग्रुप्स है, कुछ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप है, कुछ यहाँ पे आपके रिपोर्ट सेक्रेटेरिएट्स भी होते हैं। तो ये जो आपका रिपोर्ट होता है न्यूट्रिशन रिपोर्ट, मेनली यहाँ पे आप देखो कि फर्स्ट न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव सबमिट है जो कि 2013 में ये हुआ था। वहाँ से ये आपका रिपोर्ट निकल कर आया कि हाँ कुछ ऐसी रिपोर्ट भी होनी चाहिए जिससे कि ये पता चल सके ना कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में लोगों की न्यूट्रिशन लेवल क्या है, क्या क्राइसिस में है या फिर बेटर तरीके से ये है, या फिर लोग जो है न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे इस रिपोर्ट के थ्रू मिलता है। तो ये रिपोर्ट में क्या होता है कि वर्ल्ड की मोस्ट जो कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर है वो यहाँ पे दिखती है कि स्टेट ऑफ ग्लोबल न्यूट्रिशन क्या है, कि पूरी तरीके से जो है न्यूट्रिशन का क्या लेवल है और क्या क्या चैलेंजेस है। अगर कहीं न्यूट्रिशन की जो क्राइसिस है तो उससे क्या क्या चैलेंजेस है, क्यों वहाँ पे ओवरकम नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के द्वारा बताई जाती हैं। की फाइंडिंग में देखते हैं ऑन कोर्स यहाँ पे बताया जा रहा है मैटरनल, इन्फेंट और यंग बच्चों में, जो कि टारगेट है 2025 का। तो चाइल्डहुड स्टंटिंग है यानी कि शॉर्ट हाइट रह गई है, तो 40% रिडक्शन करना है, वो भी नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन में जो कि 5 साल से अंदर के हैं। तो 53 कंट्रीज़ जो है वो यहाँ पे ऑन कोर्स है यानी कि चल रही है, ऐसा काम कर रहे हैं। एनीमिया है यानी कि खून की कमी, जो कि विमेन जो रिप्रोडक्टिव एज में होती है तो उनमें खून की कमी होती है, तो 50% तक का रिडक्शन करना है। और 1 कंट्री जो है वो ऑन कोर्स है। लो बर्थ वेट अगर हम लोग देखें तो 30% रिडक्शन यहाँ पे लो बर्थ वेट का, इसमें 15 कंट्रीज़ जो है वो ऑन कोर्स है। चाइल्डहुड ओवरवेट की अगर बात करें, जैसे कि आपको पता है कि ओबेसिटी अब एक नई तरीके की यहाँ पे डिजीज़ हो चुकी है, तो बच्चों में भी ओबेसिटी की यहाँ पे आपकी जो कंप्लेन है वो निकल कर आ रही है। तो कोई इंक्रीज़ नहीं हो रहा है चाइल्डहुड ओवरवेट का। ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो यहाँ पे जो रेट है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का, वो भी फर्स्ट 6 मंथ के लिए, तो ये भी एटलीस्ट यहाँ पे 50% तक इंक्रीज़ हुआ है। इसमें 35% है जो कि ऑन कोर्स है। चाइल्डहुड वेस्टिंग की बात करूँ यानी कि लो वेट रह गया है, तो यहाँ पे जो वेस्टिंग है उसे भी यहाँ पे कम करना है। तो ये सारा काम करना है, स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया, लो बर्थ वेट, चाइल्ड ओवरवेट और ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये सब आपका डायरेक्टली है न्यूट्रिशन से। ग्लोबली अगर आप देखो तो 6 जो ग्लोबल मैटरनल, इन्फेंट और यंग बच्चे हैं, तो उसमें से 5 ऐसे हैं जिनको कि यहाँ पे आप देखो कि टारगेट किया जा रहा है, और जो कि स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, या फिर उनका वजन कम है, या फिर उनको खून की कमी है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलेगा। कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो कि अपने टारगेट को अचीव करने के ही बेसिस पे चल रहे हैं। साथ ही आप देखो कि कोविड-19 पैंडेमिक का इफ़ेक्ट है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो चुका है कि लोगों को यहाँ पे पुअर डाइट से बचाना, या फिर मल न्यूट्रिशन जो कुपोषण का शिकार है उनको बचाना। डाइट वर्ल्ड वाइड आप देखो तो ये हेल्दी होना चाहिए, बट ये भी अभी तक लास्ट 10 ईयर्स में इसको इम्प्रूव होते हुए नहीं देखा गया है। इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि एनीमिक जो इंडियन वीमेन है वो 2016 से काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। 2016 में क्या है कि 52% जो इंडियन वीमेन है वो एनीमिक थी, और 2020 में ये 53% है। इट मीन्स कि आप देख सकते हो कि ये जो संख्या है, जो महिलाएं हैं जिनमें खून की कमी है, ये लगातार प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। इंडिया 23 कंट्रीज़ में से है जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। इवन आप देखो कि चाइल्डहुड वेस्टिंग, जो बच्चे बचपन में होते हैं तो वेट कम होता है, तो उस प्रॉब्लम को आप देखो और यहाँ पे वर्सन हो चुका है, ख़राब हो चुका है। 17% जो इंडियन चिल्ड्रन हैं वो अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज है, तो ये अफेक्टेड है। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो 6.2% जो एडल्ट विमेन है, साथ ही 3.5% जो एडल्ट मैन है, वो यहाँ पे ओबेसिटी में जी रहे हैं, मोटापे में जी रहे हैं। इंडिया आप देखो कि उन 105 कंट्रीज़ में भी आता है जहाँ पे ऑन कोर्स है कि हाँ जो टारगेट है चाइल्डहुड ओवरवेट को उसको मीट करने के लिए, और 53 कंट्रीज़ में से आते हैं जहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे ध्यान दिया जाता है। तो जब बच्चे यहाँ पे नवजात शिशु होते हैं उनके 6 मंथ्स तक उनको माँ का ही दूध यहाँ पे ज़रूरी है, तो ब्रेस्ट फीडिंग ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर हमारा देश जो है ये काफ़ी हद तक फोकस कर रहे हैं। आप देखो कि इंडिया में अभी तक एडुकेट डेटा नहीं है। लो बर्थ वेट की अगर बात करें कि जो बच्चे पैदा ले रहे हैं तो उनकी वेट कितनी है, कितनी कम है, तो इसके ऊपर अभी हमारे यहाँ डेटा नहीं है। अब यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया है कि जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन फाइनेंसिंग, इसको प्रोटेक्ट करना होगा। कुछ इनोवेटिव आइडिया लानी चाहिए, और कुछ यहाँ पे प्राइवेट फाइनेंसिंग को एक्सपेंड करना चाहिए। अगर यहाँ पे सरकार के पास कमी है तो प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि पंक्चुअलिटी, पैसे ये सब आएंगे। साथ ही इफ़िशियंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना है न्यूट्रिशन इन्वेस्टमेंट का।
साथ ही यहाँ पे पॉलिसी इनिशिएटिव होनी चाहिए जो कि यहाँ पे जो फूड सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म कर सके, जो हेल्दी यहाँ पे हेल्थ प्रोमोटिंग जो फूड है उसकी इनटेक को यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, जो एनिमल बेस्ड फूड है उसको कम करना है। क्योंकि आपको पता है एनिमल बेस्ड फूड से क्या होता है कि एक तो यहाँ पे एनिमल की जो स्पीसीज़ है वो यहाँ पे घटती ही जा रही है, और साथ ही साथ जो यहाँ पे आपका हेल्थ प्रोमोटिंग फूड्स है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। साथ ही बेटर डेटा और ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी और सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग है, जो कि यहाँ पे आप देखो कि किस तरीके से प्रोग्रेस की ज़रूरत है वो यहाँ पे आपका देखा जाता है। ठीक है, मॉनिटर करना ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हो न्यूट्रिशनल स्टेटस बताया गया है बच्चों का जो कि अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज के। तो यहाँ पे एनीमिया में आप देखो ये NFS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4 है, और अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 निकल कर आया तो ये रेड वाली बता रही है। तो इसमें पता चल रहा है कि एनीमिया की कंडीशन यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है। स्टंटिंग की बात करूँ तो थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे वेस्टिंग की बात करूँ तो ये भी डिक्रीज़ हुआ है। सिवियरली वेस्टिंग की बात करूँ कि एक्सट्रीमली लो वेट है तो वो भी यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है। और ओवर वेट की बात करूँ तो ये बढ़ती जा रहा है। ओबेसिटी अभी आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। ओके, अब आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज़ मिशन मॉडल। तो अभी नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट लाया गया हेल्थ के सेक्टर में। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज़ मिशन मिसिंग मिडल। तो यहाँ पे आप देखो कहा जा रहा है कि इंडिया में डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। डिसेंट्रलाइज्ड कहने का मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद आप देखो कि 28 राज्य है तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हर एक स्टेट गवर्नमेंट में आप देखो पंचायती है फॉर यहाँ पे रूरल एरिया के लिए, और म्यूनिसिपैलिटीज़ है फॉर अर्बन एरिया के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये पूरी जो हमारे यहाँ प्रोसेस है उसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं। इट मीन्स की पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे ऑप्शनल की तरह यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है कि जिन लोगों को यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है वो ले सकते हैं। इंडिया में आप देखो मल्टीपल टाइप है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का। सबसे पहले है कि गवर्नमेंट की सब्सिडाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जैसे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कहने का मतलब है कि सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो फंड यहाँ पे दिया जाता है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा मिला के दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, और स्टेट स्पेसिफिक भी है। जैसे आप देखते हो कि कुछ राज्य में अपनी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, जैसे आरोग्य कर्नाटक स्कीम है। तो ये कर्नाटक की स्कीम देखने को मिलेगा जिसमें कि आप हेल्थ इंश्योरेंस टाइप स्कीम कह सकते हो। तो दो तरीके का है, एक तो सेंट्रल लेवल से है और दूसरा जो है स्टेट लेवल से है। सेकेंड है कि सोशल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जैसे कि आप देखते हो कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है। ये आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा रन किया जा रहा है। सेंट्रल डिपार्टमेंट की है, जैसे रेलवे की होती है, डिफेंस की होती है, इनका अपना अलग स्कीम होता है अपने एम्प्लॉयर्स के लिए। पारामिलिट्री का आप देखो कि हॉस्पिटल ही होता है जो बॉर्डर एरिया में है, तो इनके लिए अलग से होता है। तो ये सोशल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि डिफरेंट सेक्टर्स के लिए अपना अलग अलग भी आपको देखने को मिलेगा। अब इस रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया गया कि इंडिया का जो इंश्योरेंस कवरेज है वो 30% इंडिया की पॉपुलेशन का है। 40 कोर इंडिविजुअल है जिनको यहाँ पे मिसिंग मिडिल कहा गया है, यानी कि ऐसे लोग हैं मिडिल इनकम एज ग्रुप के जिनको यहाँ पे कोई भी तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया गया है। मिडिल यहाँ पे मिसिंग मिडिल जो है वो नॉन पुअर सेगमेंट है, यानी कि ऐसे पॉपुलेशंस के हैं जो कि यहाँ पे गरीब नहीं है, लेकिन आप देखो कि जो डिप्राइव्ड पुअर सेक्शन होते हैं और वेल ग्रेंड ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, इनके बीच के जो लोग हैं इनको कहा जा रहा है मिसिंग मिडिल। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि मल्टीपल ग्रुप्स यहाँ पे कि सारे एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्विंटलिस है, चाहे वो अर्बन एरिया में हो या रूरल एरिया में हो। रीज़न क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो लो और पुअर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है हमारे देश में उसके पीछे रीज़न क्या है। सबसे पहले रीज़न तो यही कारण है कि लोगों को पता ही नहीं है। हमारे देश में अवेयरनेस की कमी है, लोग ये जानते ही नहीं है कि इस तरीके का भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम भी हमारे देश में चल रहा है। साथ ही परसेप्शन इश्यूज़ हैं। यहाँ पे आप देखो हमारे देश में शिक्षा की कमी है कस्टमर्स में, और कस्टमर ये कंसीडर करते हैं कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि आप जब हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करते हो तो आपको कुछ हज़ार का ही खरीदना होता है, लेकिन जब आपको रियली कुछ हेल्थ इश्यूज़ निकल कर आएंगे तो आपको लाखों लाखों में यहाँ पे इंश्योरेंस के थ्रू आपको पैसे मिलते हैं। बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो लोगों को लगता है कि ये बहुत महंगा है, इससे क्या ही हो जाएगा। तो इसलिए परसेप्शन इश्यूज़ भी हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन इश्यूज़ भी हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो है ये आप देखो कि कॉम्प्लिकेट नहीं है और डिफ़िकल्ट है इसको ग्रास्प करने में, समझ में ही नहीं आता है। आप LIC की फॉर्म भरो तो आपको समझ में आएगा कि इतने सारे उसमें डूज़ एंड डोंट्स है, इतने सारे उसमें जो है फॉर्म होते, फिलअप करने के लिए कॉलम होते, तो ऑब्वियस है कि उतना समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। साथ ही इंटरनल रोड ब्लॉक्स भी हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर यहाँ पे आप देखो कि प्रॉब्लम है, मार्केटिंग और पॉलिसीज़ में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। साथ ही ग्रामीण एरिया में आप देखो तो LIC सेक्टर का जो ब्रांच है वो अवेलेबल ही नहीं है।
तो कुछ ब्रांच है जो आपको टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में देखने को मिलेगा, बट हार्डली कोई ब्रांच आपको जो है ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलेगा जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए आप देखो कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो इससे अछूते रह जाते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि हेल्थ केयर सेक्टर्स में जो है वो जो भी इश्यूज़ है उसको एड्रेस कर सके। तो 3 मॉडल्स कहा जा रहा है और डिफरेंट टाइम्स में यहाँ पे जो है कवरेज करने की बात की जा रही है जितने भी मिसिंग मिडिल पॉपुलेशन है, जैसे शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है और लॉन्ग टर्म है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो मेनली यहाँ पे फोकस जो करना चाहिए वो प्राइवेट वॉलेंट्री इंश्योरेंस जो कंपनीज़ हैं उनको एक्सपेंड करना चाहिए। इट मीन्स कि जो प्राइवेट तरीके से जो इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कुछ कंपनी, तो अगर वो स्पेंड करना चाहते हैं, वो अपने स्तर को बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग इस पर ध्यान दे सकते हैं। मीडियम टर्म के लिए बात करें तो एक बार अगर सप्लाई साइड और जो यूटिलाइजेशन है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का और ECSI का, ESIC का, तो इसको स्ट्रेंथन, अगर यहाँ पे सप्लाई साइड स्ट्रेंथन हो गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पे लिवरेज करना चाहिए, बेटर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिससे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो प्लस प्रोडक्ट है उनकी यहाँ पे सही तरीके से काम हो सके। लॉन्ग टर्म में क्या है कि एक बार अगर लो कॉस्ट वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट का अगर डेवलप हो जाता है तो प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है उसको एक्सपेंड करना चाहिए उस जगह पे जहाँ पे जो लोग को कवर नहीं किया गया है, जो छूट गए हैं। तो जो छूट जाते हैं मिडिल और यहाँ पे आपका शॉर्ट और मीडियम टर्म में, तो उनको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे इंक्लूड करना है। साथ ही सरकार का रोल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे मेनली फोकस करना चाहिए कि कैसे कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़े, यानी कि लोग जो है अपने हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कैसे सतर्कता बढ़े, इस चीज़ पे यहाँ पे सरकार को भी फोकस करना होगा। एक मॉडिफाइड स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को यहाँ पे डेवलप करना होगा। साथ ही कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को यहाँ पे बिल्डअप करना होगा और जो ग्रीवियंस रिड्रेसल है, जो लोगों की परेशानी है उसको सुनना होगा कि क्या उनको किस तरीके की परेशानी है, वो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं लिए है अभी तक, तो ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन निकालना होगा। साथ ही गवर्नमेंट को यहाँ पे जो प्रोडक्ट अपटेक है उसको भी यहाँ पे इम्प्रूव करना होगा और ये तभी हो सकता है कि जैसे कि आप देखो कि जो यहाँ पे इंश्योरेंस की बातें होती है तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो कॉस्टली ये लगता है, तो लोगों तक ये फ्रेंडली होना चाहिए, ये ऐसा उनको लगना चाहिए कि हाँ ये वो जो है खर्च कर सकते हैं, इस तरीके की जो फैसिलिटी वो अवेल कर सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट को यहाँ पे डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर्स दोनों यहाँ पे ऑफर करना चाहिए एज ए पब्लिक गुड, कि वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में वो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। साथ ही रोल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी की अगर हम लोग बात करें इंडिया में तो काफ़ी स्लो लॉन्ग रन ये कमिटमेंट करते हैं। साथ ही ग्रामीण सेक्टर्स के लिए भी आप देख सकते हो कि कमिटमेंट बहुत कम करते हैं। अदर स्टेप्स भी यहाँ पे लेने की ज़रूरत है कि एक मॉडिफाइड स्टैंडर्डाइज हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है जैसे कि आरोग्य संजीवनी है, इस तरीके की डेवलप करने की ज़रूरत है। आरोग्य संजीवनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको यहाँ पे IDAI के द्वारा अप्रैल 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, जिससे कि जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस है जो खर्च हो रहे थे कोविड-19 पेशेंट का हॉस्पिटल में रहकर, तो उस चीज़ों को यहाँ पे आपका कवर किया जा रहा था आरोग्य संजीवनी में। साथ ही सरकार की जो सब्सिडाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस है उनको यहाँ पे और बढ़ाना चाहिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज जो है वो इसके तहत आ सके। तो ये सारा काम है जो कि करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि इंश्योरेंस कवरेज को अगर इंडिया में बढ़ाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले आप देखो कि हेल्थ इंश्योरेंस आप लिए रहते हो तो आपको कल को कोई डिजीज़ हो या फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ आ जाए या फिर एक्सीडेंट वगैरह होकर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो इससे क्या होता है कि खर्चे जो एक टाइम में बहुत खर्च हो जाती है, हॉस्पिटल का खर्च, आपका सारा खर्च, तो वो कम हो जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जो है वो यहाँ पे जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे कम करती है। हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो फाइनेंशियल रिस्क लेकर आता है इंडिविजुअल के लिए। आप देखो कि आपके पास अगर जितने भी पैसे हैं, लेकिन अगर आपकी तबीयत एक बार ख़राब हो गई, इवन कोविड-19 ही हो गया, तो आपको पूरा केयर लेना होता है, जिसके कारण आपके पॉकेट से पैसे जाते हैं, जिसको हम लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करते हैं। तो ये जो कहते हैं हम लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक बार आपका जो है तबीयत ख़राब हो जाए या फिर एक बार लोग अगर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो पूरी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसकी वाट लग जाती है। तो ये चीज़ें हैं। तो रिलेटिवली आप देखो कि लो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज और जो कॉस्टलियर प्रोविज़न है हेल्थ सर्विस का प्राइवेट सेक्टर में, तो वो इंडिया की हाई यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। इवन प्राइवेट सेक्टर से प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाओगे तो खर्चे बहुत हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के द्वारा ये बताया गया है 2017-18 में एस्टिमेट करके कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है ये टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का 48% है। इट मीन्स आप समझ सकते हो कि 50% तक जो लोग हैं वो अपने पॉकेट से ही खर्चा करके अपनी हेल्थ का जो है ख्याल रखते हैं, अपना जो है वो हॉस्पिटल एक्सपेंसेस वगैरह वो पूरी करते हैं।
इफ़िशेंसी और इफ़िकेसी जो सर्विस की है उसको इम्प्रूव करना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस आप देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि एफिशिएंट इसको बनाने की ज़रूरत है कि लोग जो है वो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस ले और साथ ही लोगों तक ये जो अवेयरनेस है वो पहुँचे। साथ ही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो हमारा यहाँ पे सपना है उसको हम लोग को अचीव करना है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जो है ये बहुत ही वाइटल स्टेप्स में इसको फैलाने की ज़रूरत है और एक अच्छा खासा पाथवे है। अगर इंडिया का एफर्ट्स देखे कि वो यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अगर अचीव करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा खासा पाथवे भी बन सकता है। इससे रिलेटेड डेटा भी है कि इंडिया में आज के डेट में आप देखो तो लेस देन 1.5% जो टोटल वर्ल्ड की इंश्योरेंस प्रीमियम है उससे भी कम हमारे देश में 95% जो इंडिविजुअल है और 21 करोड़ फैमिली है जो कि एलिजिबल है आज के डेट में हेल्थ इंश्योरेंस पे कवर्ड होने के लिए। साथ ही 20% पॉपुलेशन और 25 करोड़ इंडिविजुअल जो है उनको यहाँ पे कवर किया गया है थ्रू सोशल हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा। साथ ही एक्चुअल जो अनकवर्ड पॉपुलेशन है वो हाई है क्योंकि आपका कवरेज गैप आप देखोगे सेंटर का जो आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, तो इसके बीच में जो कवरेज गैप है यहाँ पे आप देखो कि एक्चुअल अनकवर्ड पॉपुलेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो देखते हैं कि इन सारे प्रोग्राम में जो आयुष्मान भारत लाया गया जिसको कहा गया कि वर्ल्ड की ये सबसे लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है, तो इसके तहत काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है और आगे होगा भी। तो इसी में हम लोग देखते हैं कि कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया जाता है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन आप देखोगे यानी कि टोटल प्रीमियम कितना है जीडीपी का, तो ये फाइनेंशियल ईयर 18 में ये कहा जा रहा था कि 3.69% है। अब इंश्योरेंस डेंसिटी की बात करते हैं यानी कि टोटल प्रीमियम का और टोटल प्रीमियम कितना है इसको डिवाइड करना है टोटल पॉपुलेशन से। तो सेम पीरियड का कितना था $, का $73। ओके, तो ये कुछ रिलेटेड डेटा है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस में आपको डेटा की ज़रूरत चाहिए तो यहाँ से आपका ये पूरा हो जाएगा। फाइन। अब इंडिया की इंश्योरेंस प्रोफाइल भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एलिजिबल इंडिविजुअल की बात की जा रही है। एलिजिबल जो कि सरकार के द्वारा जो सब्सिडाइज्ड इंश्योरेंस दिया जा रहा है और इसमें कितने हैं तो यहाँ पे आपको टोटल देखने को मिलेगा 49% है, लेकिन सोशल हेल्थ इंश्योरेंस में आप देख सकते हो कि बहुत कम लोग हैं। तो इस तरीके से आप समझो। और यहाँ पे मिसिंग मिडिल कितने हैं तो 40% तक ऐसे लोग हैं जिनको हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में नहीं इंक्लूड किया गया है। तो ये भी आप देख सकते हो बहुत बड़ा नंबर है ये। साथ ही अगर हम लोग बात करें हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज़ की जो मिसिंग मिडिल है इसके बारे में डिटेल देख लिए ये कैसे पकड़ा गया, क्योंकि नीति आयोग की यहाँ पे रिपोर्ट निकल कर आई है तो इसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किए। क्या रीज़न है कि हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज बहुत पुअर है, तो इसे भी हम लोग देख लिए। क्या करना चाहिए ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स। तो डोमेस्टिक वर्कर्स जो कि आपके घर में हमारे घर में काम करती है उनके लिए आप देखो सर्वे किया गया है। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा यहाँ पे फर्स्ट एवर इस तरीके का सर्वे निकाला गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस सर्वे का एम है कि जो नंबर और जो प्रोपोर्शन है डोमेस्टिक वर्कर्स का उनको एस्टिमेट करना है कि नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे कितने लोग हैं जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक वर्कर्स जो कि या तो घर पे रह रहे या आना जाना करते हैं, जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे वर्कर्स घर पे भी रहते हैं, बहुत सारे वर्कर्स जो है टाइमली आना जाना करते हैं, फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी है, या फिर अदर सोशल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक है तो उसे भी यहाँ पे देखा जाएगा। इस सर्वे में आप देखो कि यहाँ पे 5 ऑल इंडिया सर्वे जो है उसी का ये पार्ट है और लेबर ब्यूरो के द्वारा ये सर्वे किया जाता है। इसमें क्या क्या देखा जाएगा, सबसे पहले माइग्रेंट वर्कर जो कि एक जगह से अपने घर को छोड़कर बाहर जाते हैं एक बेटर लाइवलीहुड के लिए, बेटर यहाँ पे इनकम के लिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में जो लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड जो बाय प्रोफेशनल है, और ऑल इंडिया क्वार्टरली इस्टेब्लिश्ड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे है। तो ये 4 है जिसके बेसिस पे यहाँ पे आपका देखा जाता है। अब डोमेस्टिक वर्कर्स की बात करते हैं कि ये होते कौन हैं। वैसे लोग जो कि किसी घर में एम्प्लॉयड है, यानी कि आपके घर में अगर कोई कुक आ रही है, मेड आ रही है, सर्वेंट आ रहे हैं, तो उनको आप कुछ मनी देते हो, तो यानी कि आपके घर से ही वो कमा रहे हैं, टेम्प्रेरी बेसिस पे या फिर परमानेंट बेसिस पे, ये दोनों होता है। अगर हम लोग यहाँ पे एस्टिमेट लगाएं इंटरनेशनल लेबर ब्यूरो के द्वारा, तो ये कहा गया कि देर एटलीस्ट 4 मिलियन ऐसे डोमेस्टिक सर्वेंट है जो कि इंडिया में है। इनमें से बहुत माइग्रेंट्स है जो कि गाँव से जो है वो शहर में लाए जाते हैं। विमेन भी है, अधिकतर आप देखो कि जो मेड होती है वो विमेन होती है। कुछ जो है वो माइनर है यानी कि कम एज के हैं, और कुछ जो है वो लोएस्ट एंड ऑफ जो इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम है उससे मिले हुए रहते हैं, उससे ये निकल कर आते हैं। साथ ही आप इसमें से भी देखो कि वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के लोग ज़्यादा होते हैं, जैसे आदिवासी लोग आपको देखने को मिलेगा, दलित्स देखने को मिलेंगे, ऐसे ओबीसी जिनका अपना खुद का ज़मीन नहीं है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। वास्ट मेजोरिटी अगर हम लोग लिव इन डोमेस्टिक वर्कर्स का देखें तो मिनिमम ये 15 आवर्स अ डे ये काम करते हैं, यानी कि 24 घंटे में से 15 घंटा जो है जो घर में रह रहे डोमेस्टिक वर्कर्स है वो काम करते हैं, और 7 डे अ वीक यानी कि एक दिन भी छुट्टी नहीं होता है। और पार्ट टाइम वर्कर्स जो है वो यहाँ पे 3 से 4 डिफरेंट घरों में जाकर काम करते हैं, लेकिन 8 से 10 घंटा वो डेली काम करते हैं। फाइन। हम लोग यहाँ पे जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है 189th कन्वेंशन के हम लोग सिग्नेटरी भी है,
दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान रखिएगा, जिसे कन्वेंशन ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स कहा जाता है और इसको अभी तक रेटिफाई नहीं किया गया। कन्वेंशन की बात करें तो इसमें मैंडेट किया गया कि डोमेस्टिक वर्कर्स जो है वो यहाँ पे उनको डेली या फिर वीकली रेस्ट आवर्स देना चाहिए। उनकी जो पेमेंट है उसको मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट के तहत रखना चाहिए कि मिनिमम तो उनको देना ही है। जेंडर स्क्यूड भी अगर आप देखो तो 25 वीमेन में से एक वर्कर है जो कि यहाँ पे वर्ल्ड में वो डोमेस्टिक वर्कर्स होती ही है, तो ये भी चीज़ें कहा गया है। लेकिन हमारे देश में डोमेस्टिक वर्कर्स के द्वारा क्या इशू फेस किया जा रहा है? सबसे पहले सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल इनविजिबल जो कंट्रीब्यूशन है इकॉनमी में। सबसे बड़ी बात है कि डोमेस्टिक वर्कर्स जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कैटेगरी है पूरे काम करने वाले लोगों में। वो भी आप देखो कि सबसे फर्स्ट नंबर पे एग्रीकल्चर है, सेकंड कंस्ट्रक्शन है और थर्ड डोमेस्टिक वर्कर है। लेकिन डोमेस्टिक वर्कर्स में आप देखो कि इनको इकॉनमी में जो ये कंट्रीब्यूट करते हैं उसको अभी तक देखा नहीं जाता। रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है जिसके कारण आप देखो कि जो वर्कर्स है वो माइग्रेट कर रहे हैं और इसके कारण जो नंबर ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स है उनकी यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। सेकंड है कि लीगल यहाँ पे प्रीकैरिटी देखने को मिलेगा, यानी कि डेटा ही नहीं है ना, ऑफिशियली आपको डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में डेटा ही नहीं देखने को मिलेगा। तो जब डेटा नहीं है तो इसके आगे कुछ बात ही नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं कि कितने डोमेस्टिक वर्कर्स प्रॉब्लम में है या फिर कितने डोमेस्टिक वर्कर्स जो है वो सही कंडीशन में है। पुअर वर्किंग कंडीशन भी देखने को मिलता है। वाइड स्प्रेड रिपोर्ट अगर आप डोमेस्टिक वर्कर्स का देखोगे तो ये कहा जाता है कि काफ़ी अंडरपेड है, जिस हिसाब से वो काम करते हैं उस हिसाब से उनको पैसा नहीं मिलता। ओवरवर्कड है, काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, 24 घंटा में 15 घंटा कौन काम करता है, लेकिन हाँ ये करते हैं। उनको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव भी झेलना पड़ता है और एपैथी देखने को मिलता है हैंड ऑफ एम्प्लॉयर्स के द्वारा। तो ये सारी यहाँ पे प्रॉब्लम भी है। साथ ही आप इसके अलावा भी देखो कि फॉर एग्जांपल बताया जा रहा है कि बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जिनको यहाँ पे वॉशरूम वगैरह यूज़ करने नहीं दिया जाता। इससे आप देखो कि फेस वर्बल जो है वो यहाँ पे फेस करते हैं, मीन्स वर्बली, फिजिकली और जो सेक्सुअल अब्यूज़ है वो हर एक तरीके का इनको फेस करना होता है। साथ ही चाइल्ड लेबर की बात करें तो ILO के द्वारा एस्टिमेट किया गया है कि पूरे ग्लोबली अगर हम लोग देखें तो 7.4 मिलियन चिल्ड्रन है 15 ईयर्स के अंडर में जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स है, और वो भी डेवलपिंग वर्ल्ड में, यानी कि जो विकासशील देश है उसमें। साथ ही एक्सप्लॉयटेशन भी है, पुलिस के द्वारा भी आप देखो वल्नरेबिलिटीज़ का काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन की जाती है। कोविड-19 के कारण तो डोमेस्टिक वर्कर्स जो है वो यहाँ पे मार्जिन में आ गए, क्योंकि कोविड-19 के कारण आप देखते हो कि बहुत सारे मेड्स कुक उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनसे रहता है कि वो स्प्रेड हो सकता है। तो इस तरीके से क्या है कि फॉर एग्जांपल बताया जा रहा है कि नियरली 60% जो उनमें से हैं उनको पे नहीं किया गया है लॉकडाउन के टाइम में। वो घर पे तो बैठ गए लेकिन उनको किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं मिला, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। वही अहेड में कहा जा रहा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए आज तक कोई कानून नहीं है, तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखो कि यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सोशल सिक्योरिटी 2008 का एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट विमेन है वर्क प्लेस में, मिनिमम वेज शेड्यूल नोटिफाई किया गया बहुत सारे राज्यों में जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स से रिलेटेड है। लेकिन अभी भी आप देखो कि स्पेशली फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स जो कि कॉम्प्रिहेंसिव वे में यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हो, नेशनल लेजिस्लेशन हो जो कि इनके टर्म्स को, जो एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स है उसको गारंटी करे, इस तरीके का कोई कानून लाया नहीं गया है। ऑर्गेनाइजेशन और वॉइस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि जो कानून है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उनका इस्तेमाल करना चाहिए सही तरीके से। डोमेस्टिक वर्कर्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, उनके जो एम्प्लॉयर हैं उनको इकोनॉमिकली और सोशली सुपीरियर पोजीशन में लेकर आना है, ऐसा काम करना है। साथ ही ILO की 189th कन्वेंशन जिनको हमने साइन किया है उसको रेटिफाई करने की ज़रूरत है। सिग्नेटरी बनने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम लोग उनके रूल्स रेगुलेशन को अपने देश में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। साथ ही सेंसिटाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर है, इट मीन्स कि हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए घरों में कि वो यहाँ पे जो डोमेस्टिक वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, घर पे रख के काम करा रहे हैं, तो डोमेस्टिक वर्कर्स का घर पे भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिस हम लोग को देखना होगा, जैसे कि एक मैग्मा कार्टा है हाउस होल्ड हेल्पर्स का फिलीपींस में, तो उनको ये राइट दिया गया है कि वो ऑर्गेनाइज करे, कवरेज करे एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनेंस के तहत, और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करे कि मिनिमम स्टैंडर्ड उनको क्या चाहिए। तो ये भी है एक बेसिक कंडीशन। आप देखो एम्प्लॉयमेंट एक्ट है 1997 का जो कि बाइंडिंग है कि यहाँ पे जो डोमेस्टिक वर्कर्स है उनको साउथ अफ्रीका में प्रोटेक्ट करना ही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डोमेस्टिक वर्कर्स, जो कि काफ़ी अच्छी आर्टिकल थी क्योंकि इस तरीके का सर्वे पहली बार हुआ है, तो आई होप कि इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फाइन, अब आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स में। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यहाँ पे 5 है, फेज़ 2 फाइंडिंग यहाँ पे लाया गया है। ये जो 5 है इसमें आप देखो कि न्यू फोकल एरिया है, जैसे कि डेथ रजिस्ट्रेशन देखा जाएगा, प्री स्कूल एजुकेशन है, जो डोमेन है चाइल्ड इम्यूनाइजेशन का उसको एक्सपेंड करना है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, फ्रिक्वेंसी है अल्कोहल का और टोबैको यूज़ का, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा गया है। की हाईलाइट में बताया जा रहा है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी कि ऑन एन एवरेज जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर विमेन है, कितने एक विमेन के पास कितने बच्चे हैं उसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं।
तो ये 2.1 यहाँ पे चिल्ड्रन पर विमेन है, जिसको रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी भी कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि 2019-20 का 2.0 था, लेकिन यहाँ पे 15-16 का आप देखो 2.2 था, यानी कि ये थोड़ा कम हुआ है टोटल फर्टिलिटी रेट। सेक्स रेशियो अगर आप टोटल पॉपुलेशन का देखोगे, यानी कि 1000 मेल में से कितनी फीमेल है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो विमेन के फेवर में कम हो गया है। तो आप देख सकते हो कि इस बार पहले कितना था, 1991 था, लेकिन अभी कितनी है तो 1020 है। तो आप देख सकते हो कि 1000 मेल में से 1020 यहाँ पे फीमेल हो गई। इट मीन्स कि ये सबसे बहुत बड़ी बात हो गई कि सेक्स रेशियो में भी यहाँ पे आपका थोड़ा चेंजेस देखने को मिला। न्यू नेटल मोर्टालिटी रेट की अगर बात करें, यानी कि नंबर ऑफ डेथ्स, जितने बच्चे यहाँ पे जन्म लेते हैं, और स्टार्टिंग से ही आप देखो जन्म से लेकर 28 दिन में कितने बच्चे जीवित रहते, और पर 1000 लाइव बर्थ्स में इसको काउंट किया जाता है। तो ये भी अभी इम्प्रूव हुआ है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी कि 1000 लाइव बर्थ्स में कितने बच्चे जन्मित है, तो ये भी आपका देखो कि इम्प्रूव हुआ है। अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, यानी कि 1000 लाइव बर्थ्स में ये भी देखा जाता है कि कितने बच्चे बॉर्न हुए, तो ये भी आपका इम्प्रूव हुआ है। वुमेन एज 20 to 24 ईयर्स जो कि मैरिड है, यानी कि 18 साल से पहले अगर शादी कर लेती है, तो ये भी कम हुआ है। अब तो बाकायदा हमारे यहाँ कानून है, तो इसे भी देखते कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ अगर आप देखोगे तो ये भी इंक्रीज़ हुआ है कि हॉस्पिटल वगैरह में जाकर जो है यहाँ पे बर्थ हो रही है। चाइल्ड जो कि 5 साल से कम अगर स्टंटेड है, या स्टंटेड कहने का मतलब है कि लो हाइट यहाँ पे हो गया है एज के हिसाब से, तो ये भी कम हुआ है। और अगर वेस्टेड की बात करें कि लो वेट है हाइट के हिसाब से, तो ये भी कम हुआ है। अंडर वेट की बात करूँ तो यहाँ पे आपका ये भी कम हुआ है, 32% आपको देखने को मिलेगा। नेशनल हेल्थ अकाउंट की बात करें तो इनके द्वारा एस्टिमेट किया गया कि इंडिया का जो 2017-18 है वो रिलीज़ हो गया है। तो ये 5th ऐसा यहाँ पे अकाउंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पे अभी आपका घटा है। शेयर जो है सरकार का हेल्थ एक्सपेंडिचर में टोटल जीडीपी का, ये भी यहाँ पे बढ़ा है। साथ ही शेयर ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर अगर हम लोग देखें तो ये भी आपका बढ़ा है। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का रिपोर्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे लाया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण की अगर हम लोग बात करें तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 6000 है। सिटीजन वॉइस 30%, सर्टिफिकेशन 30%, सर्विस लेवल जो प्रोग्रेस है वो यहाँ पे 40% है। तो अगर सिटीजन वॉइस की बात करें तो ये 1800 मार्क्स है। यहाँ पे फीडबैक है, इंगेजमेंट, एक्सपीरियंस है, स्वच्छता ऐप है, ये सब जो है इसमें आपका 1800 मार्क्स दिया गया है। 1800 मार्क्स यहाँ पे आपका जीएफसी में है, जो कि यहाँ पे स्टार रेटिंग आपका दिया गया है। साथ ही सर्विस प्रोवाइडर में देखो तो 2400 है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें तो ये हर साल होता है, साफ़ सफाई की, क्लीननेस, हाइजीन और सैनिटेशन का, और ये कंडक्ट किया जाता है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के द्वारा। ओके, यहाँ पे आप देखो कि इसको कंडक्ट किया गया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, एक इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे 4320 सिटीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट करे। तो 6th एडिशन जो यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण का है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे यहाँ पे कहा गया है। 3 पार्ट में है जो कि हम लोग देख चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी है, वो भी लगातार 5वें टाइम। इसके बाद सूरत है और विजयवाड़ा है। ठीक है, वाराणसी की बात करूँ तो ये बेस्ट गंगा टाउन है, और अहमदाबाद कैंटोनमेंट जो है वो यहाँ पे इंडिया का क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट है। और पेरक दौर जो सम्मान है, इसमें न्यू परफॉर्मेंस कैटेगरी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि सर्विस में 5 सिटीज़ है, इंदौर, सूरत, नावी मुंबई, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और तिरुपति। ओके, इनिशिएटिव है कि यहाँ पे लखपति SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन कैसे क्रिएट करना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है जिनके द्वारा एक इनिशिएटिव लाया गया है। ये है लखपति SH यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन है। तो इसमें क्या होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र की सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन है उनको यहाँ पे एटलीस्ट 1 लाख पर एनम अर्न करने का यहाँ पे दिया गया। और रियलाइजेशन अगर हम लोग देखें तो मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे लाइवलीहुड सपोर्ट दिया गया 25 मिलियन रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन का, वो भी नेक्स्ट 2 ईयर्स में। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो गाइस यहाँ पे हमारी सोशल इश्यूज़ कंप्लीट हो गई, और इसी के साथ हमारी ये मैगजीन भी कंप्लीट हो गई। एक गवर्नमेंट स्कीम्स है जो कि बची है, तो वो भी मैं कल आपको प्रोवाइड कर दूँगी। उसके साथ अभी दिसंबर मंथ की मैगजीन नहीं आई है, तो जब तक नहीं आती है तब तक मैं पहले की जो टॉपिक बची हुई है प्रीवियस मंथ की उसे कंप्लीट करूँगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी है वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।